हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में, इसलिए आज के क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, लगाएंगे आप सभी। सही जवाब क्या होगा कि HCP संरचना में पैकिंग का प्रभाव होता है। बताएंगे आप सभी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में पैकिंग का प्रभाव कितना होता है, तो यह होता है 0.74। क्या 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी एंड अच्छे से याद कर लो कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में पैकिंग का जो प्रभाव होता है वो होता है 0.74। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बताओ आप सभी, निम्नलिखित में कौन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी अक्रिस्टल है। ग्रेफाइट तो भाई क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज ग्लास क्रोम एलम भी क्रिस्टल है, सिलिकॉन कार्बाइड ये भी क्रिस्टल है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये अक्रिस्टल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी इसका लगा लो, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में बेरवादार ठोस का उदाहरण है क्वार्ट्ज ग्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मानव रक्त का पीएच होता है। बताओ आप सभी, मानव रक्त का पीएच मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो ये होता है 7.0। कितना 7.0। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है क्या कहलाता है। बताओ आप सभी, दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संघटन पर उबलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एज़ोट्रोप। क्या एज़ोट्रोप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाई इन सारे प्रश्न को आज क्लास में ही याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। बताओ आप सभी, कौन ऐसा कण है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो वो हो जाएंगे विलायक के कण। कौन सा, विलायक के कण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है, ऑक्सीकारक पूछ दिया तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, F2 हो जाएगा। अगर अवकारक पूछता तो हम लोग I2 लगाते, लेकिन नहीं, यहाँ ऑक्सीकारक पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। बताओ आप सभी कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, तो यह दिए थे भाई किसने, फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि विद्युत अपघटन के नियम फैराडे साहब ने दिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फैराडे का प्रथम नियम वह उसी से रिलेटेड है। फैराडे का प्रथम नियम होता है M बराबर ECT। क्या M बराबर ECT होता है। यहाँ M बराबर ZCT भी दिया रह सकता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, M बराबर ECT। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा भाई, बताओ। प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया का अर्ध आयु है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका टेम्परेचर से इसको कोई भी लेना देना नहीं है, तो ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है वो तापक्रम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है। बताओ आप सभी कैसी होती है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर हमेशा निश्चित होती है। क्या निश्चित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होती है। बताओ आप सभी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होती है, तो यह होती है सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। क्या सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विलायक विरागी कोलाइड क्या कहलाता है। एक होता है विलायक विरागी और दूसरा होता है विलायक स्नेही। बताओ आप सभी कि विलायक विरागी कोलाइड क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक
कोलाइड, क्या लायोफोबिक कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, लायोफोबिक फोबिक किसको बोलते हैं? विलायक विरागी को। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और विलायक स्नेही को हम लोग लायोफिलिक बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए आपके सामने वही सवाल है, विलायक स्नेही कोलाइड क्या कहलाता है? तो लायोफिलिक कहलाता है। क्या? लायोफिलिक कहलाता है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं है? बताओ आप सभी, निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव जो है संभव नहीं है? 14 का सही जवाब हो जाएगा किसमें? 14 का सही जवाब पहले आप सभी लगाओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं शर्करा विलयन। किसमें? शर्करा विलयन में टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल आपके सामने, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? बताओ आप सभी, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है N2O। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, N2O हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम क्या था? बताएंगे आप सभी कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का नाम था क्या? ये नाम था वर्जिलियस। क्या? वर्जिलियस। 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। लगा लो और अच्छे से याद कर लो कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक था वर्जिलियस। ओके, ध्यान में रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? बताएंगे आप सभी कि अधिशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? भाई अधिशोषण हमेशा सतह पर, यह सतही घटना है, पृष्ठीय घटना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कॉपर पाइराइट अयस्क है। बताओ आप सभी, कॉपर पाइराइट किसका है? Fe का, Na का, एल्यूमिनियम का, या फिर कॉपर का? तो ये भाई कॉपर पाइराइट कॉपर का ही तो अयस्क होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर पाइराइट अयस्क है कॉपर का। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल आपके सामने, एल्यूमिनियम अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है कौन सा? ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ओके, चलिए ये तो भाई दोनों लोहा का अयस्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? बताओ आप सभी, 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो ये होता है फेन उत्प्लावन विधि। क्या? फेन उत्प्लावन विधि। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? बताओ आप सभी, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो BF3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये BF3 का मतलब आप सभी बॉयफ्रेंड मतलब समझना, बॉयफ्रेंड 3 नहीं, BF3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, 22 नंबर सवाल आपके सामने है, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया किसमें? हाइड्रोजन, यानी हीरे में कार्बन का प्रसंकरण पूछा गया, तो यह होता है sp3। क्या? sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। 22 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 23 नंबर सवाल आपके सामने है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। क्या? +3। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए उदासीन लिगेंड का उदाहरण कौन सा है? बताओ आप सभी, 24 नंबर सही जवाब क्या होगा? यह होता है नाइट्रो समूह का। क्या? नाइट्रो समूह का होता है उदासीन लिगेंड का उदाहरण नाइट्रो समूह। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? बताओ आप सभी, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0। क्या? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, 0 ही आएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? लगाएंगे आप सभी, कार्बनिक यौगिक। भाई कार्बनिक यौगिक में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। क्या? कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक ही तो उपस्थित होना चाहिए, यानी कार्बन ही उपस्थित होना चाहिए। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण कौन सा है? बताओ आप सभी, कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण कौन सा है? क्वथनांक, गलनांक, विशिष्ट घनत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल आपके सामने है, ये हो जाएगा गलनांक। क्या? गलनांक। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिनोल का सूत्र क्या है? बताओ आप सभी, फिनोल का सूत्र क्या होता है? बताएंगे आप सभी। ये तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनोल का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है C6, यानी बेंजीन रिंग के साथ OH जोड़ दो, C6H5OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ इसका सही जवाब क्या होगा?
देखिए निम्नलिखित में कौन कोपोलीमर का एक उदाहरण है, बताओ आप सभी। कोपोलीमर का उदाहरण पूछा गया है, बताओ आप सभी। टेफ्लॉन, पीवीसी, बुना एस या फिर पॉलीप्रोपिलीन, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो यह हो जाएगा बुना एस। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताएंगे आप सभी। तो ये होता है भाई, देखो ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये अल्कोहल का है। क्या अल्कोहल का हो जाएगा। और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है एल्डिहाइड, और ये होता है कीटोन का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल स्पेल्टर है। स्पेल्टर होता है इम्प्योर जिंक। क्या इम्प्योर जिंक यानी अशुद्ध जिंक होता है। स्पेल्टर एक प्रकार का अशुद्ध जिंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके चलिए 32 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? बताओ आप सभी निम्नलिखित में जो है कौन सी गैस एकल परमाणविक है? क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ये बता दो आप सभी। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है हीलियम, यह एकल परमाणविक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन का सरल सूत्र कौन सा है? बेंजीन का सरल सूत्र पूछा गया, सामान्य सूत्र पूछा गया बेंजीन का। C6 होता है, C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो ये PTFE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, PTFE। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में विटामिन की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की थी? बताओ आप सभी। एंड लास्ट सवाल आपके सामने है कि विटामिन की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की थी? बताएंगे आप सभी। 35 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो ये किया था फंक ने। क्या फंक ने? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा एंड